So students, what I'm doing is that I'm taking one by one topic in trying to revise all the important questions. Well, I'm not just telling that what are the important questions, I'm trying to revise the important concept and the questions. So that well, I hope that before the physics paper, I would be able to take around 7 to 8 such sessions. Maybe not of 2 hours, maybe 1 hour, 1 hour. I might be able to take around 10 sessions or minimum 7 to 8 sessions in which I'll try to cover all the important questions of the term 2. Okay, so here I start. सर Yeah. सर हमारा केमिस्ट्री का पेपर सर बहुत ज्यादा इजी और डायरेक्ट आया था, तो सर फिजिक्स के पेपर सर हम कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन आवाज रख सकते हैं ऐसी? आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से, आप क्या बोल रहे हो? सर हमारा फिजिक्स का सर केमिस्ट्री का पेपर सर हमारा बहुत इजी और डायरेक्ट आया था, तो सर फिजिक्स तो अब सिंपल क्या आ सकता है या टफ क्या आ सकता है, अब उसके बारे में तो आई कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग कि कौन सा पेपर सिंपल कौन सा पेपर टफ आ जाएगा. बट पॉइंट इज बच्चे को सब्जेक्ट मैटर आता है, वो उसके लिए टफ क्या है और सिंपल क्या है. आप उसमें वैसे भी जब आप लोग ये बात करते हो, जैसे ये कौन बच्चा ये बात पूछ रहा है, who is सर asking मैं this? कार्तिक सर कार्तिक ये देखो, ये आपकी बात के उन बच्चों के लिए मैटर करती है जो बच्चे केवल बोर्ड्स की तैयारी करना चाहते हैं. बट हमारे यहाँ पे कोई एक सिंगल स्टूडेंट भी ऐसा नहीं, द वन हु वांटेड टू प्रिपेयर ओनली फॉर द बोर्ड एग्जाम. Everybody was a JEE or the NEET aspirant also. So this question I do not need to answer. कि पेपर सिंपल आएगा, how can I predict that? So look at this. आप देखोगे, मैं आपको बच्चों रे ऑप्टिक्स वाले पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ. तो रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले की जो मिरर के फॉर्मूले हैं, प्लेन मिरर में मैं सिंपल क्वेश्चन भी बता रहा हूँ बोर्ड लेवल का, और उसके बियॉन्ड भी जो होगा वो भी बता रहा हूँ केवल बोर्ड्स लेवल का. तो मिरर में एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना कि अगर x डिस्टेंस दूर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज x डिस्टेंस दूर ही बनेगा, x डिस्टेंस दूर बनेगा. ठीक है ना, ये इमेज आई है और ये डिस्टेंस भी x होगी. ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज वर्चुअल होगा. और अगर ऑब्जेक्ट मिरर की ओर वेलोसिटी से आता है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है vo टुवर्ड्स द मिरर, और मिरर की वेलोसिटी सोर है va. तो फॉर्मूला ये है कि वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर और अपोजिट डायरेक्शन के साथ. मतलब आपको जो इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के रिलेटिव होगी वो कितनी होगी, जितनी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के रिलेटिव है उसमें माइनस साइन लगा दो, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. जैसे इस केस में, और ये वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकंड है और ये वेलोसिटी से 3 मीटर पर सेकंड है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के रिलेटिव कितनी आ गई, 2 माइनस माइनस ऑफ 3, सो दैट इज व्हाट 5. तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के रिलेटिव 5 की ओर हो गई, राइट की ओर. तो इमेज की वेलोसिटी मिरर के रिलेटिव क्या होगी, 5 होगी, 5 अलोंग नेगेटिव x. 5 मीटर पर सेकंड होगी किसके अलोंग, नेगेटिव x के अलोंग होगी. ठीक है. इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट प्लेन मिरर का, कि अगर प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के पैरेलल चलता है u स्पीड से, तो इमेज की वेलोसिटी भी क्या होगी, उसी के पैरेलल u होगी, उसी के पैरेलल क्या होगा, u होगी. फिर एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि अगर आपका कोई प्लेन मिरर है और एक पर्सन की हाइट है कैपिटल H प्लस स्मॉल h. कैपिटल H प्लस स्मॉल h इसलिए रहा हूं पर्सन की हाइट, क्योंकि जो पर्सन है वो कैपिटल H हाइट है आईज तक की और स्मॉल h हाइट है उसके बियॉन्ड. मतलब स्मॉल h आईज के ऊपर की हाइट, कैपिटल H आईज तक की हाइट है. तो इस केस में
मिरर की मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर एंड पोजीशन, जिससे कि पर्सन का पूरा इमेज वो पर्सन देख पाए। मतलब यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वही ऑब्जेक्ट है। मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर सो दैट पर्सन कैन सी हिज फुल इमेज। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है बोर्ड एग्जाम में, मतलब 1 मार्क का, और हो सकता है क्वेश्चन 2 मार्क्स में डेरिवेशन भी दे दें। तो आप इसे ऐसे देखोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज देखने के लिए जरूरी है कि उस ऑब्जेक्ट से आकर के जो रे मिरर से रिफ्लेक्ट होगी वो रे ऑब्जर्वर की आई के थ्रू पास होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने, अभी मुझे नहीं पता इसमें से कितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी, तो यहाँ से ये आईज का लेवल है और ये उसका हेड का टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो यहाँ से जो लाइट ऐसे आएगी वो आईज के थ्रू पास होगी, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल होगा। जब ये एंगल इसके इक्वल होगा तो यानी ये इसके इक्वल होगा। और ऐसे ही जो लोएस्ट पॉइंट से है जो रे आएगी उसे भी आईज के थ्रू पास होना है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, दैट मींस ये वाली हाइट इसके इक्वल होगी। तो मिरर की हाइट हमें केवल इतनी रिक्वायर्ड है। तो मिरर की जो हाइट आ गई, ये देखो दिस, और ये ऊपर वाले पार्ट की हाइट थी, आईज के ऊपर वाले पार्ट की हाइट कितनी थी, स्मॉल एच, और इसके सामने मिरर की कितनी हाइट रिक्वायर्ड है, h/2। ऐसी ही नीचे वाले पार्ट की हाइट है कैपिटल एच, इसके सामने मिरर की हाइट कितनी रिक्वायर्ड है, कैपिटल h/2। दैट मींस की टोटल मिरर की जो लेंथ रिक्वायर्ड है दैट इज l = h प्लस स्मॉल h/2। टोटल इतनी लेंथ मिरर की नीडेड है। और इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, मिरर का लोएस्ट पॉइंट ग्राउंड से कितना ऊपर आना चाहिए, h/2। मतलब पर्सन की जो आईज के नीचे की हाइट है उसकी हाफ हाइट के इक्वल मिरर ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना। अभी मैं आपको प्लेन मिरर से रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, चाहे वो डेरिवेशन वाला हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, या कोई 1 मार्क का क्वेश्चन हो। ठीक है, अब आप देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट इज कि अगर आपसे बोला है कि 2 मिरर्स के बीच में एंगल थीटा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस तो आपको जैसे इसमें होता कि ये नंबर इंटीजर आएगा, इंटीजर नहीं आएगा। अभी बोर्ड एग्जाम के, एज आई टोल्ड यू स्पेसिफिकली, अभी मेरा रिवीजन किसके लिए है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो बोर्ड एग्जाम में जब भी होगा तो ये जब आप निकालोगे तो 360/थीटा एक इवन या ऑड नंबर आएगा, एग्जैक्टली इंटीजर ही आएगा बोर्ड एग्जाम में, एग्जैक्टली। तो 360/थीटा एक ऑड नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस इतने ही बनेंगे। सेम विल बी नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस। लेकिन अगर 360/थीटा एक इवन नंबर है, इट इज ए इवन नंबर, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे इस केस में, दिस n इट्स ए इवन नंबर, तो नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू n-1। नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू n-1। आप समझ गए, दिस विल बी द नंबर ऑफ इमेजेस। दिस इज क्लियर ना, ठीक है। तो ये हुआ नंबर ऑफ इमेजेस का। इसमें भी बच्चों एक बड़ा ही स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वो लोग पूछते हैं, जब 2 मिरर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो कितने इमेजेस बनेंगे। तो 360/थीटा becomes what 4, ये एक इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने आ जाएंगे, इट विल बी 4 - 1, दैट इज व्हाट 3। दिस इज क्लियर। तो ये था प्लेन मिरर के बारे में, राइट। अब आप देखोगे कर्व्ड मिरर, तो कर्व्ड मिरर में आपसे 1/b - 1/u = 1/f का डेरिवेशन नहीं पूछेंगे। ठीक, इसमें आपसे इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। और मैग्निफिकेशन m = what -v/u। मैग्निफिकेशन क्या होगा, -v/u, दिस विल बी द मैग्निफिकेशन। तो बच्चों देखो इसमें जो आपसे पूछ सकते हैं, देयर इज ओनली वन क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क, दैट इज व्हाट, की बोला गया एक कोई कॉन्केव मिरर है,
तो आपको पोजीशंस के लिए, डिफरेंट पोजीशंस के लिए इमेज कहाँ बनेगा ये तो आपको आनी चाहिए। डिफरेंट पोजीशंस के लिए किस पोजीशन से इमेज कहाँ बनेगा वो तो आपको आनी चाहिए। एंड आई थिंक आपको सबको आता होगा कि अगर कॉन्केव मिरर में इमेज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, स्मॉलर बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा। और अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, इक्वल साइज का बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और रियल बनेगा। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और बिगर बनेगा। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और पोल के बीच में है तो जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और मैग्नीफाइड। ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल, मैग्नीफाइड और इरेक्ट। और कॉन्वेक्स मिरर में कोई पोजीशन वाली चीज होती नहीं है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में सब कुछ क्या होता है उसके पीछे होता है। तो ऑब्जेक्ट की केवल एक पोजीशन के लिए ही ये सब कुछ डिफाइन है। तो वहां पे इमेज कैसा होता है कॉन्वेक्स मिरर में, आप कहीं पे भी रखोगे इमेज क्या होगा, इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा और डिमिनिश्ड होगा, मतलब छोटा होगा साइज में। ये तो पोजीशंस हो गई। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेंगे जनरली वो इस तरीके के क्वेश्चन हो, जैसे आपसे बोला गया कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। आपसे बोला गया कि एट व्हाट डिस्टेंस, मतलब यू की वैल्यू क्या होगी, सो दैट इमेज इज 3 times bigger। अब इमेज इज 3 times bigger में दे मे अप्लाई वन मोर कंडीशन, दैट इज व्हाट, कि एक बार बोल देंगे कि इमेज इज रियल और दूसरी बार इमेज इज वर्चुअल। तो बच्चों देखो पोजीशंस का याद होना आपको काम कैसे आएगा, जैसे जब उन्होंने बोला कि इमेज इज बिगर एंड रियल, तो बिगर और रियल इमेज कब बनती है, बिगर और रियल इमेज कब बनती है, जबकि ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, जबकि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। चलो, और जितना भी कोई भी बिगर और रियल इमेज है इट इज ऑलवेज व्हाट, इन्वर्टेड। रियल इमेज कॉन्केव मिरर में कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो आपने सबसे पहले उससे जब इमेज रियल है तो क्या किया, मैग्निफिकेशन इज m-v और u, और उसकी वैल्यू डाल दी -3। देखो बच्चों ये मैटर करता है, अगर आप यहाँ +3 डाल देते कि 3 times बिगर है तो गलत हो जाता। आपने क्या देखा, इट इज रियल और रियल इमेज इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मींस मैग्निफिकेशन इज नॉट -3, सो v इक्वल्स टू 3। फिर आपने 1/v -1/u इक्वल्स 1/f अप्लाई किया। मिरर्स में ये प्लस होता है, मिरर्स में इट इज व्हाट, प्लस नॉट माइनस, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। सो 1/v, v की जगह आपने डाला 3u प्लस 1/u। कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ बाय साइन कन्वेंशन वी टेक इट्स नेगेटिव, और कितनी है यहाँ पे -30, सो -30। So this becomes 3u, 1 plus 3 is equal to -1/30. So this becomes 4/3u is equal to -1/30, -1/30। तो 3 से ये 10 आ गया और u की वैल्यू आ गई -40। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट मिरर से 40 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। बट बच्चों अगर यही क्वेश्चन आपको दे रखा होता कि इमेज इज वर्चुअल, फिर अब आप बोलते कि इमेज इज वर्चुअल, तो वर्चुअल इमेज के लिए क्या होता कि वर्चुअल इमेज के लिए जो मैग्निफिकेशन है दैट 3 times तो है, और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज व्हाट, इरेक्ट। सो बिकॉज वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, तो -v over u is a formula for the magnification, that will be what, +3। so v equals what, -3। इससे आप करते हैं 1/3u, 1/-3u plus 1/u equals -1/30। so this will be 3u -1 plus 3 plus 3 is equal to -1/30। so 3 से ये 10 आ गया और ये 2 हो गया, तो 2 into 10 20, तो 20 is equal to -u, u equals to -20। और देखो बच्चों ये बिल्कुल वेरीफाइड है कि जब ऑब्जेक्ट -40 पे होगा, -40 दैट मींस फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है,
तो इमेज कहां पे बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनेगा, बिगर बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड होगा। और जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉरी पोल और फोकस के बीच में है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, तो पोल और फोकस के बीच में है, तो इमेज क्या होगा? इमेज विल बी वर्चुअल, बिगर, ठीक है, वर्चुअल और बिगर और इरेक्ट बनेगा। मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपने ये लगाया कि जब वो वर्चुअल है तो वर्चुअल इमेज इज व्हाट? वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट। कॉन्केव मिरर के केस में वर्चुअल इमेज इज व्हाट? इरेक्ट। इसलिए आपने मैग्निफिकेशन को +3 किया, ना कि आपने -3 किया। तो बच्चों मिरर्स में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, ना तो डेरिवेशन आएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f का, ना ही डेरिवेशन आएगा f इक्वल्स r/2 का। ये डेरिवेशंस में नहीं होंगे, ठीक है ना? दिस इज क्लियर। देन से अब इसके बियॉन्ड बच्चों रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, रिफ्लेक्शन में सबसे पहले आपको बनता है प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन। तो प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन में जो छोटे छोटे लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं, दे आर व्हाट? ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, और मीडियम 2 इज डेंसर, दिस I, दिस R, so you know sin of I upon sin of R is equal to what? 1/2। और 1/2 का मतलब है 2 is the ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1, मीडियम 2 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? मीडियम 1, राइट? सो अगर मीडियम 2 डेंसर है तो लाइट रे नॉर्मल की ओर बेंड होगी, मीडियम 2 रेयर होता तो लाइट रे डेंसर मीडियम से अवे जाती। अब इसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की जो डेफिनेशन है, इस पे बेस्ड जो आपको 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, दे आर व्हाट? पहली चीज म्यू की डेफिनेशन है, म्यू ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में एक मीडियम का म्यू क्या होगा? C/V। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में सारे कलर्स की वेलोसिटी क्या है? सेम है। वैक्यूम में सारे कलर्स की वेलोसिटी सेम है, लेकिन मीडियम के अंदर डिफरेंट कलर्स की वेलोसिटी क्या है? डिफरेंट है। तो दैट मींस की पहली चीज आपको क्लियर हुई कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफरेंट वेवलेंथ्स का डिफरेंट होगा। मतलब एक ही मीडियम का, मीडियम इज ग्लास, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए डिफरेंट होगा और वॉयलेट कलर के लिए क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसलिए हम बोलते हैं म्यू फॉर द वॉयलेट कलर और म्यू फॉर द रेड कलर। तो होगा क्या? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो देयर आर 3 पैरामीटर्स, वेलोसिटी ऑफ लाइट, frequency of light and wavelength of light. So when light enters from one medium to another medium, so what does not change? Frequency does not change. This does not change. Change क्या होता है? Velocity and wavelength lambda they change. ठीक है ना? ये दोनों पैरामीटर्स क्या होते हैं? ये चेंज हो जाते हैं, राइट? अब इसके अकॉर्डिंगली आप देखो कि एक मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किस कलर के लिए ज्यादा होगा? लैम्डा। जिसका लैम्डा बड़ा होगा, जैसे वेलोसिटी इक्वल्स व्हाट? फ्रीक्वेंसी न्यू इनटू लैम्डा, तो जिसका लैम्डा बड़ा होगा उस कलर के लिए क्या होगा? वेलोसिटी भी बड़ी होगी, ठीक है ना? जिस कलर के लिए लैम्डा बड़ा है, जैसे यहां पे देखो आप कि C/V, C सबके लिए सेम है, तो जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी किसके लिए सबसे ज्यादा है? रेड कलर के लिए, क्योंकि रेड कलर के लिए लैम्डा बड़ा है। तो दैट मींस कि रेड कलर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? सबसे छोटा होगा। और वॉयलेट कलर के लिए, क्योंकि लैम्डा सबसे छोटा है, lambda for the red color is greater than lambda for the violet color. So velocity for the red color will also be greater than the velocity for the violet color. तो रेड कलर के लिए क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा, और वॉयलेट कलर के लिए क्योंकि वेलोसिटी कम है इसलिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। तो दैट मींस कि वॉयलेट कलर की लाइट ज्यादा बेंड करेगी कंपेयर टू रेड कलर। तो एक तो इस पे बेस्ड जो भी लॉजिकल या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, तो आप उस क्वेश्चन को आंसर कर लोगे। दूसरी चीज की इस वाले पार्ट में फिर हुआ, अभी लाइट हमने रेयर मीडियम से डाली थी और वो डेंसर मीडियम की ओर जा रही थी। अब हमने क्या किया? नाउ सी वी डिड दिस कि लाइट को हमने डेंसर मीडियम में इंसिडेंट किया, डेंसर मीडियम। तो जब आप डेंसर मीडियम में लाइट डालोगे और ये रेयर मीडियम है,
तो light ray will deviate away from the normal. जो light ray है that will deviate away from the normal, it will go like this. This I and this is what R. तो light ray नॉर्मल से अवे डिविएट करेगी जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जाएगी, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या होगा, अगर आप एक टिपिकल एंगल लेते हैं, you see, if you take a selected typical angle, what we call critical angle. अगर हम क्रिटिकल एंगल लेते हैं तो लाइट क्या होगी, यहाँ पे दूसरे मीडियम में ना जा करके ग्रेजिंग मतलब इसके पैरेलल आएगी, सरफेस को ग्रेज करते हुए आएगी। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, आर 90 डिग्री हो गया और आई आईसी है। तो साइन ऑफ आईसी इज अपॉन साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू, आप यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका लिखते हो, उस मीडियम का जिस मीडियम में लाइट जा रही है। तो मान लो कि यहाँ पे एयर है और यहाँ पे ग्लास है, तो एयर का ग्लास के रिलेटिव, तो ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है। जब मैं बोलता हूं कि एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो इसका मतलब हुआ वो वैक्यूम या एयर के रिलेटिव है, वैक्यूम या एयर के रिलेटिव। और वैक्यूम का या एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम 1 लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे किसका लिखना है, जिस मीडियम में लाइट जा रही, लाइट इज पासिंग फ्रॉम द ग्लास इनटू द एयर, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का आएगा। तो दैट विल बी व्हाट 1 अपॉन म्यू। ठीक है, मैं इस पॉइंट को फिर से देखो क्लियर कर दूं। जैसे आपने बोला कि ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू जी है, एयर का 1 है और ऑयल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू ऑयल है। तो अगर आपसे पूछा है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, म्यू जी ही होगा। और व्हाट विल बी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो दैट विल बी 1 अपॉन म्यू जी। एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1 अपॉन म्यू जी होगा। और अगर आपसे पूछा रहा है कि ग्लास का ऑयल के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से, जैसे आपसे बोला गया कि एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो एयर के एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को ग्लास के एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दिया गया। मतलब वो जिसके रिलेटिव निकालना होगा उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये ग्लास का ऑयल के रिस्पेक्ट में, और इसे डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय म्यू ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ऑयल। तो यहाँ पे लाइट इज पासिंग फ्रॉम द ग्लास इनटू द एयर, सो एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में दैट इज व्हाट 1 अपॉन म्यू, म्यू ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। तो साइन ऑफ आईसी इज इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन म्यू। साइन आईसी, यहाँ पे आईसी क्या है, क्रिटिकल एंगल। अब अगर डेंसर मीडियम में जो क्रिटिकल एंगल है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी, वो इससे भी बड़ा हो जाता है, तो लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाएगी। लाइट फिर क्या होगी, तो आपको इस चीज को लिखना कि इफ आई इज ग्रेटर देन आईसी, डेंसर मीडियम में है, क्रिटिकल एंगल ऑलवेज टेक्स कहां पे होता है, डेंसर मीडियम में। सो इफ आई इज ग्रेटर देन आईसी, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सारे लॉस को फॉलो करता है। दैट मींस कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, आई और आर, एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज 100%। मेरा मतलब कि अगर कोई प्लेन मिरर में लाइट डाली जाती है तो जनरली क्या होता है, 90% लाइट रिफ्लेक्ट होगी, 75% रिफ्लेक्ट होगी। बट अगर जिन लाइट रेज के लिए इस तरीके से क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल हो जाएगा, वो लाइट रेज 100% एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेंगे। अब जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो इसके नो लॉस ऑफ एनर्जी होगी, एग्जाम में पूछ सकते हैं, या इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, सो लुक एट दिस। तो बच्चों देखोगे इसके एप्लीकेशंस टीआईआर के आप एप्लीकेशंस में से जो रेडी करोगे, वन इज व्हाट, एक तो हो गया कि मिराज, मतलब ये मैं नहीं बता रहा हूं, दैट सिंपल इवेंट। इफ एनीवन वांट टू से समथिंग,
If you want to say something, it's all right. Otherwise, keep your mic mute. Okay? So you see, मिराज, इसे आपको रीड कर लेना है. मिराज दोनों कंट्रीज का आपको रीड करना है. मिराज डेजर्ट्स में और जो मिराज है वो कोल्ड कंट्रीज में भी होता है, तो दोनों के मिराज. दूसरा है आपको रीड करना है ऑप्टिकल फाइबर. ऑप्टिकल फाइबर, आपको ऑप्टिकल फाइबर भी रीड करना है. और इसका एक और एप्लीकेशन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज व्हाट की वो लोग आपसे इस तरीके से पूछते हैं कि एक आइसोसेलेस प्रिज्म है 45 डिग्री 45 डिग्री, जिसके दो फिगर्स पूछते हैं. ये फिगर्स बनाने के लिए आते हैं बोर्ड एग्जाम में. जो है कि एक प्रिज्म जो आइसोसेलेस है 45 डिग्री वाला, उसका फिगर और म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो दैट कि आप इसका पाथ 90 डिग्री से 180 डिग्री से टर्न करा पाओगे या 90 डिग्री से. तो पहले आप देखो कि जब आपको 180 डिग्री से टर्न कराना तो आप क्या करोगे, लाइट यहाँ पे ऐसे डालोगे. यहाँ पे ये जो एंगल है, ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए. तो आप देखो, दिस एंगल इज 45, दिस 90, दिस 45, सो दिस 45 डिग्री. तो अगर मैं साइन आईसी को साइन 45 ले लेता, मतलब मैं मानता कि 45 डिग्री इज द क्रिटिकल एंगल, तो दिस इक्वल्स 1 अपॉन म्यू. तो म्यू क्या आ रहा था, म्यू आ रहा था √2, दैट मींस कि 1.41. तो आपको बताना क्या होगा, म्यू शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन 1.41. क्यों? क्योंकि म्यू अगर 1.41 होता तो ये एंगल एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल के इक्वल है और लाइट एक ग्रेजिंग में आ जाती. लेकिन अगर आप देखो म्यू √2 से थोड़ा सा भी बड़ा होता, म्यू अगर √2 से थोड़ा सा भी बड़ा होता तो ये क्वांटिटी छोटी होती और ये जो एंगल यहाँ पे आता, ये एंगल क्या होता, 45 डिग्री से छोटा आता. सिर्फ आईसी 45 डिग्री से छोटा है और आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री है. आपने तो लाइट 45 डिग्री पे डाली, लेकिन क्योंकि म्यू √2 से बड़ा है तो आईसी की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 45 से थोड़ी सी छोटी है, तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आईसी से बड़ा हो गया और टीआईआर होगा. जब टीआईआर होगा तो लाइट यहाँ पे ऐसे आएगी और अब इसलिए यहाँ पे भी एंगल 45 डिग्री हो जाएगा. तो यहाँ पे भी क्या होगा, टीआईआर होगा और लाइट के 180 डिग्री से इसका पाथ रिवर्स हो जाएगा. तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि अगर आपको लाइट का पाथ 180 डिग्री से टर्न कराना है तो आप क्या करोगे, और साथ में कि म्यू की वैल्यू इसके लिए क्या होनी चाहिए, 1.41 या √2 से स्लाइटली बड़ी होनी चाहिए. और अगर 90 डिग्री से टर्न कराना तो फिर कैसे करोगे, इसी आइसोसेलेस प्रिज्म में 90 डिग्री से टर्न कराने के लिए ये होगा कि आप लाइट डालोगे यहाँ पे. अभी को दिस एंगल इज 45 डिग्री, क्योंकि ये 90, ये 45, सो दिस विल बी 45 डिग्री. तो ये भी 45 डिग्री नॉर्मल हो गया, नॉर्मल. और यहाँ पे 45 डिग्री से लाइट नीचे आ जाएगी, 45 डिग्री से लाइट नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये जब म्यू की वैल्यू, व्हेन म्यू इज ग्रेटर देन √2, म्यू जब √2 से बड़ा है तो क्या होगा, टीआईआर होगा और लाइट एग्जैक्टली नीचे आ जाएगी लाइक दिस. सी टर्निंग बिकम्स व्हाट, बाय व्हाट, 90 डिग्री. ये दोनों फिगर्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना. और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इस केस में म्यू की वैल्यू से भी व्हाट ग्रेटर देन √2, दैट इज व्हाट 1.41. इज दैट क्लियर? नाउ से अब जो क्रिटिकल एंगल पे बेस्ड और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इट इज दिस से कि आपसे अगर मान लो कि ये पूछा गया कि वी हैव वन कंटेनर in which water is filled up to height h. Water is filled up to height h and refractive index of the water is what, mu. At the bottom of the container, there is an object O. Now at the top of the liquid, what is the radius of the disk, radius of the opaque disk that must be floated so that the object becomes invisible
when seen from the top at whatever angle. When seen from the top at whatever angle. Means what? Observer might be seeing from this side. Observer might be seeing from this side. Observer might be seeing the object at the bottom from this side. But in no case the object will be visible. So what is the radius of the disk? Minimum radius of the disk, opaque disk that must be floated. तो बच्चों देखो इसे ऐसे करना आपको कि आपने क्या किया, कंटेनर में h हाइट तक वाटर, ठीक है, आपने यहां पे ये ओपेक डिस्क, ऑब्जेक्ट जब यहां पे है तो जब आपको ऑब्जेक्ट को देखना तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आपकी आईज की ओर आएंगी, तो लाइट रेज जब ऑब्जेक्ट से आपकी ओर आएंगी तो अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया, ये एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया तो लाइट रे ऊपर पहुंच ही नहीं पाएगी, वो तो ऐसे चली जाएगी और ये चारों तरफ ऐसे ही होगा। मेरे फिगर में 2D में आपको केवल 2 रेज दिखाई दे रही हैं, बट जो डिस्क फ्लोट करानी होगी उस डिस्क का सेंटर एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा, तो लाइट किसी भी डायरेक्शन में जाएगी, इस ओर, उनके लिए चारों तरफ एंगल कितना बन जाएगा, क्रिटिकल एंगल। तो अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया आईसी, तो लाइट रेज ऊपर जा ही नहीं पाएंगी। और इस रेडियस में आपने ओपेक डिस्क डाल के यहाँ पे अगर कोई लाइट रेज आएगी तो क्योंकि डिस्क ओपेक है इसलिए वो लाइट रेज तो बाहर जा ही नहीं सकती है। और अगर लाइट रेज यहाँ पे आई तो क्या होगा, ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो दिस ग्रेटर देन आईसी, उस केस में क्या होगा, लाइट रे नीचे आ जाएगी। ये लाइट रे क्या होगी बच्चों, नीचे आ जाएगी। दैट मींस कि अगर आप इतनी रेडियस का, ये जो रेडियस आर है ना, इसका आप एक ओपेक डिस्क you can float at the surface of the water, in that case the object at the bottom will become what, invisible. So you see kids, sine of IC is equal to what, 1 upon mu. Again see, light is passing from the water into the air, so we need to write reflective index of the air with respect to water, and water का reflective index क्या है, mu है, so it becomes what, sine IC is equal to 1 upon mu. ठीक है ना बच्चों? So now see, अब यहां से आप देखोगे एक ट्राइंगल बनाया आपने, उसमें ये एंगल आईसी ले लिया, ये 1 है, ये म्यू है, तो ये जो आपका होगा दिस विल बिकम म्यू स्क्वायर माइनस 1, है ना, साइन आईसी इज 1 बाई म्यू, सो दिस बिकम दिस। अब ये जो ट्राइंगल बना यहाँ पे, ये आईसी है ना, ये वाला ट्राइंगल, लुक एट दिस, इस ट्राइंगल में ये अगर आईसी है तो दिस एंगल विल आल्सो बी आईसी। मैं इस फिगर को एक बार साफ ऐसे बना दूं, यू सी, और ये आईसी है तो बच्चों ये भी आईसी होगा। तो इस ट्राइंगल में tan IC इज इक्वल टू R, ये रेडियस R है डिस्क की, R बाई H, वाटर इज अप टू हाइट H, तो आपको रेडियस R निकालना था, तो दिस बिकम्स H इंटू tan IC, और इस ट्राइंगल से tan IC की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी tan IC विल बी इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, it will be 1 upon square root of mu square minus 1. Is that clear? So this is the radius of the opaque disk that must be floated at the surface of the water so that the object at the bottom becomes invisible. बच्चों कई बार इस चीज को लोग ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है और h हाइट तक का वाटर फील्ड है, बॉटम पे यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, ये एक बल्ब है, तो सरफेस के, अब कोई ओपेक डिस्क नहीं डाली, बस वो लोग पूछेंगे सरफेस के कितने एरिया से लाइट बाहर आ पाएगी, तो देखो जहां पे हमने ओपेक डिस्क लगाई है इसके बियॉन्ड तो लाइट के लिए एंगल क्रिटिकल एंगल या क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, नीचे आ जाएगी, तो लाइट के इसी एरिया से बाहर आएगी, तो भी सॉल्यूशन यही था। तब उस केस में जिस एरिया से लाइट बाहर आती दैट वुड हैव बीन पाई r स्क्वायर, सो दैट इज व्हाट पाई, एंड इन प्लेस ऑफ r स्क्वायर यू राइट व्हाट h स्क्वायर अपॉन mu स्क्वायर माइनस 1 अपॉन व्हाट, म्यू स्क्वायर माइनस 1, इतने एरिया से लाइट बाहर आ जाएगी। बच्चों समझ गए ना इसे? ठीक है। सो ये क्वेश्चंस थे जो क्रिटिकल एंगल या TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अब आप देखोगे रिफ्रैक्शन की जो बेसिक फिनोमेनन है, रिफ्रैक्शन की बेसिक फिनोमेनन पे बेस्ड 2 और डेरिवेशंस हैं
जो कि इंपॉर्टेंट है। दे आर व्हाट, आपसे अगर बोल रहा है कि यहाँ पे h डेप्थ तक वाटर है, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, एक ऑब्जेक्ट है सर्फ इसके बॉटम पे, तो जब ऑब्जर्वर ऊपर से देखेगा, ऑब्जर्वर ऊपर से देखेगा और ऑब्जर्वर का व्यू कैसा है, ऑब्जर्वर्स व्यू इज नॉर्मल। ऑब्जर्वर्स व्यू इज नॉर्मल का मतलब कि बिल्कुल सीधे देखा जा रहा है। ऑब्जर्वर्स व्यू इज व्हाट, नॉर्मल। तो जब बिल्कुल सीधे नीचे देखा जा रहा है तो ये इसका इमेज उसे कहां पे दिखाई देगा, इसका डेरिवेशन। तो देखो ऑब्जर्वर बिल्कुल ऊपर है, एक लाइट रे सीधी गई, वो तो नॉर्मल के रॉन्ग है, दैट विल पास टू विदाउट गेटिंग डिविएटेड। द अदर रे दैट कम्स टू इट्स नियर बाई, बिल्कुल पास में, क्योंकि ऑब्जर्वर बिल्कुल जस्ट ऊपर है, इससे बिल्कुल पास वाली रे होगी, ठीक है ना। अब ये लाइट रे नॉर्मल से अवे बेंड होगी, इस ओर जाएगी, ये लाइट रे क्या होगी, इस ओर जाएगी। तो आप देखोगे बच्चों, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, तो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर विल बी इक्वल व्हाट, 1 by mu. Why? Because light is passing from the water to the air. तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास के, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में, sin I upon sin R is what, 1 by mu. Is that clear? So now see, अब आप देखोगे, because I and R are very small angles, I told you कि बिल्कुल पास वाला पॉइंट है, मतलब मे बी कि मुझे आपको ये फिगर क्लियर करने के लिए इस पॉइंट को थोड़ा सा दूर लेना पड़ा, अदरवाइज दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द नॉर्मल. सो I and R, angle I and angle R are very very small. So if they are very small, you can write 10I upon 10R is equal to what, 1 by mu. Now see from this triangle, this I, so this will be I, और इस रे को आपने यहाँ पे पीछे एक्सटेंड किया, यहाँ पे आ गई, ये रे आ गई, सो ये R है, तो दिस विल आल्सो बी R. सो आप इस वाले ट्रायंगल में देखो, इसमें 10I कितना हो गया, ये डिस्टेंस x है, सो दिस बिकम्स x अपॉन h, x अपॉन h. और इस ट्रायंगल में, in this triangle this R, so 10R is what, x upon h dash. H dash is the distance of the image from the surface. H dash is what, it is h dash, that is the distance of the image from the surface, so that is what, x upon h dash, and that equals what, 1 by mu. So this becomes h dash is equal to what, h by mu. तो अगर बच्चों इसका न्यूमेरिकल आता है तो आपको इसके न्यूमेरिकल में तो ये याद रखना ही है कि अगर कोई डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट सरफेस से h डेप्थ पे है, डेंसर मीडियम में जो ऑब्जेक्ट है सरफेस से h डेप्थ पे है, तो उसका इमेज जो बनेगा सरफेस से h बाई म्यू पे बनेगा, h बाई म्यू पे. और अगर डेरिवेशन आता तो इट इज लाइक दिस, आपको sin I बाई sin R को 1 बाई म्यू के इक्वल करना, और sin I बाई sin R विल बी इक्वल टू 10I बाई 10R, बिकॉज I and R are very small angles. बस उसकी वैल्यूज डालनी और ये डेरिवेशन आ गया, ठीक है ना. अब इसके क्वेश्चंस जो इसी के थोड़े से और भी, जैसे वो 1 मार्क में 2 मार्क में क्वेश्चन दे सकते हैं, दैट इज व्हाट, इसी चीज को बोल सकते हैं, एक टी थिकनेस की स्लैब है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है ना, टी थिकनेस की स्लैब और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है. तो यहां पे अगर एक और ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वर दूसरी ओर है, तो उसे इसका इमेज कहां पे दिखाई देगा, तो थिकनेस